नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। आपके लिए लेकर हाजिर हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और आज बात करेंगे साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड का वार डबल हुई रफ्तार, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार ने अपने आंकड़ों में ही बोला है कि इस वक्त देश के अंदर साइबर फ्रॉड का जाल तेजी से बढ़ रहा है। एक नंबर है जो 2023 का है, उसके मुकाबले 2024 का जो आंकड़ा आया है उसमें डबल हो चुका है साइबर फ्रॉड। और अगर आप रकम सुनेंगे कि कितना चूना लग गया लोगों को साइबर फ्रॉड के जरिए, तो शायद आपके कान खड़े हो जाएंगे। करीब करीब 23,000 करोड़, जी हां 23,000 करोड़ रुपए आपके मेरे जैसे लोगों ने गंवाए हैं साइबर फ्रॉड के चलते सिर्फ एक साल के अंदर। थोड़ा डेटा मैं आपको बताता हूं कहां क्या हो रहा है और किस तरह के ये फ्रॉड्स हैं, फिर इन पर बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है और क्यों इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या अगले शिकार आप बन सकते हैं? क्योंकि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, हर तीसरा व्यक्ति उस साइबर फ्रॉड का शिकार बन सकता है। आइए देख लेते हैं कि क्या ये सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं। सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है, संसद के अंदर ये बात निकल कर आई है, ऐसा नहीं कि आंकड़ा कहीं से भी आया है। और उस जवाब में क्या कहा है सरकार ने, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2024 में ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास शिकायतें दर्ज हुई। ये तो दर्ज शिकायतों का आंकड़ा, 19.18 लाख, 19,18,000 शिकायतें। 2023 में ये 11 लाख के आसपास थी, वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गई एक साल के अंदर। सिर्फ शिकायतें मैं कह रहा हूं, शिकायतों का नंबर है, केसेस कितने हुए हैं शायद कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। 2024 में जो लोगों ने अपनी जेब जलाई है, जो पैसा उनकी जेब से साइबर फ्रॉड के चलते उड़ गया, 22,811 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ राउंड फिगर में। इस आंकड़े को अगर आप देखें, 23,000 करोड़ रुपए आम आदमी की जेब से चले गए साइबर फ्रॉड के चलते। क्या क्या हुआ है? इंटरनेशनल स्पूफ कॉल 97% कम हुए। चलिए एक छोटी सी राहत की बात जरूर यहां आई कि जो विदेशी वो कॉल आते थे और वहां पर आपको इंगेज करके जो एक टेलीकॉम वाला स्कैम होता था कि वो सिर्फ आप कॉल पे रह गए, उनको कोई कमाई हो गई, उसमें जरूर कमी आई है। लेकिन 23,000 करोड़ का चूना लगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि किस किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड हुए हैं। आपको स्टॉक ट्रेडिंग का झांसा देकर, बड़े मुनाफे का झांसा देकर, एक शेयर से इतने पैसे कमा लेंगे, उतना पैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा चूना यहां से लगा है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दूसरे नंबर पे है। इसमें निवेश कीजिए, वही लालच, यहां निवेश कीजिए, इतने समय में डबल, ऐसा वैसा, नंबर 2 पे लालच में फंसाया और पैसा गवाया। डिजिटल अरेस्ट, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। समझ में नहीं आता कि कैसे ये अपराधी काम करते हैं कि लोगों को घंटों घंटों, पिछले कुछ दिनों में तो हमने देखा है कि कई दिनों तक उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया, लोग हिल नहीं पाए स्क्रीन के सामने से, और करोड़ों के चूने यहां लग रहे हैं। फिर लुभावने फर्जी स्कीम के स्कैम, ये कॉमन है काफ़ी, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, अगेन लालच देके पैसा लगवाना। और जो दूसरे टाइप के हैं उसमें जानी मानी कंपनियों के नाम पर मेल भेजना, और भी आपको टाइप्स बता देता हूं, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जहां पर आपसे साइबर फ्रॉडस्टर पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं और आप इसका शिकार बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। इतनी बार हमने ये बात कर चुके हैं, इतनी बार, लेकिन ये लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कई बार दावे करती है कि हम इसके लिए रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। चलिए हमारे साथ हैं साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे साहब और साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक्रोनिस के कंट्री हेड राजेश छाबरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित दुबे साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि इतना बड़ा नंबर 23,000 करोड़ रुपए लोगों के चले गए, मुझे नहीं पता कि कितने वापस आए, कितने, और अभी तो वो आंकड़ा बहुत छोटा है जहां लोगों को पैसे वापस मिलते हैं, लेकिन 2023 के मुकाबले 2024 में ऑलमोस्ट ये फ्रॉड डबल हो चुके हैं। क्यों रोका नहीं जा पा रहा है इनको? मेरे ख्याल से सर, ये जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, ये पूरी तरीके से बड़ी पिक्चर नहीं है। क्योंकि आपको याद हो 2 साल पहले भी जब हमने डिस्कशन किया था तो मैंने अनुमान बताया था कि करीब 1 लाख करोड़ का लॉस है इंडिया में। क्योंकि जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो मेरे पास केसेस आते हैं, उसके हिसाब से ये आंकड़ा इस हद तक जा सकता है। इस साल का भी उसी के 1.25 लाख करोड़ का होगा। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो इसलिए कि जहां कंप्लेन हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। कई बार क्या होता है कि 5-10 हजार, 20 हजार, 25 हजार के लिए लोग कंप्लेन भी नहीं करते,
और उस प्रोसेस में कई बार जब ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं और हिकअप्स हो तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा वापस आएगा नहीं। हमें बार बार ये जानकारी मिलती है कि 99% टाइम लोग उलझते रहते हैं और पैसा नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि लॉसेस इस तरीके से होते हैं कि वो नहीं रिपोर्ट करना चाहते, तो वो सारे केसेस भी हैं मेरे पास। जो डिजिटल रेस्क्यू से आपने केसेस बताए, मेरे पास एवरेज जो केसेस है वो 3 से 4 करोड़ के लॉस वाले, और एक केस 17 करोड़ का भी, गुजरात का एक व्यापारी है। तो अब मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इस व्यक्ति ने 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और अब जाके चेता कि अरे तो बेवकूफी कर रहा था। तो ऐसे केसेस भी हैं। तो आपने डिजिटल रेस्क्यू के केसेस खुद ही बोले कि कितने करोड़ों में गए जिसके भी पैसे गए। तो 22,000 करोड़ इंडिया के हिसाब से छोटा आंकड़ा लगता है, ये जो असल में 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही होगा। दूसरी बात जो ये है कि जो प्रयास किए गए हैं और जो डेटा दिखाया जा रहा है कि ये चीजें स्पूफ कॉल कम हो गए या वो हो गए, देखिए होता क्या, ये तो मोडस ऑपरेंडी बदलेंगे ही। आप जब सिम कार्ड पर नकेल कसते हैं तो बाहर से कॉल आने शुरू हो गए, बाहर से कॉल आने, आपने नकेल कसी तो उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, वेब कॉल के थ्रू अप्रोच करना शुरू कर दिया, पीबीएक्स सेटअप कर लिए, कॉल सेंटर सेटअप कर लिए, लाओस से कॉल आने लगे। लाओस में आपको पता होगा 150 लोग अभी छुड़वाए गए थे। तो ये स्केल तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, विद एआई और बढ़ेगा, और एआई से एआई वाले फ्रॉड भी होने लगे, डीप फेक वाली भी कंप्लेन आ रही है। मेरे ख्याल से अब ये हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। अब एक बहुत नेशनल लेवल पर एक स्ट्रेटजी की जरूरत है कि इसको कैसे कर्व किया जाए। हम सिर्फ ये बैठ के कि हर साल डबल हो रहा है स्वीकार नहीं कर सकते। डबल होना अपने आप में एक बहुत चिता देने वाली बात है, और अब जरूरत आ रही है कि नेशनल लेवल पर साइबर फोर्स क्रिएट की जाए। साइबर कमांडोज के लिए गृह मंत्रालय ने बात की थी, साइबर कमांडोज की ट्रेनिंग अभी खत्म हुई है, और वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि साइबर कमांडोज की ट्रेनिंग उन्हीं ऑफिसर्स को दी जा रही है जो पुलिस में थे, और उन्हीं को हम अपग्रेड कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटजी अब चलेगी नहीं। मेरे ख्याल से फ्रेश उस माइंडसेट के लोग लाए जाए जो सिर्फ इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जो नॉर्मल पुलिसिंग करना चाहता है उसको हम जब साइबर ऑफिसर बनाते हैं तो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा नहीं होता, उसको काफी टाइम लगता है। अब जिस हिसाब से क्रिमिनल अपग्रेड कर रहे हैं, ये लोग अपग्रेड नहीं कर पाते, इस वजह से वो गैप बना रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत। स्ट्रेटजी बदलने की यहाँ पर ज़रूरत तो है, लेकिन फिर भी ये लगातार फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम हो नहीं रही। राजेश साहब, जैसा अमित साहब भी कह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जो आंकड़ा हमें दिख रहा है वो रिपोर्टेड आंकड़ा है। बहुत सारी चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं होती, बहुत सारे लोग शर्मिंदगी में वो चीज़ बताते नहीं हैं अभी भी, लेकिन शिकार बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल, डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल काम है। ये नंबर जो है, शायद इतनी तो ठगी, लुटेरी, लूटपाट, डकैती वैसे नहीं होती होगी जो पहले जो कन्वेंशनल स्टाइल है कि छीन लिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया। जो ये फिगर आ रहा है 1 लाख करोड़ किसको कहते हैं? तो डिजिटल चीज़ हमारे लिए एसेट बनने की बजाय क्या उल्टा आसानी हो गई है लुटेरों को, कि बहुत आसान हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ना किसी के साथ कुछ अत्याचार करना है, ना छीना झपटी करनी है, ना किसी को पिस्तौल दिखानी है, ना बंदूक दिखाना है, बस थोड़ा सा लालच दीजिए या थोड़ा सा दूसरी तरह का एक डर दिखा दीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया, और आप कई गुना ज़्यादा पैसा लूटिए। विपिन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल जो कन्वेंशनल तरीके थे चोरी के, उनको रिप्लेस कर दिया है डिजिटल तरीकों ने। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि आजकल जो चोर और लुटेरे हैं वो आपके घर के दरवाजे या खिड़कियों से नहीं आते, वो आपके डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस से आते हैं, मोबाइल डिवाइसेस से आते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक इसके जो रीजंस हैं वो तो बहुत ही अपेरेंट हैं। इंडिया नंबर 3 है वर्ल्ड पे इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की अडॉप्शन के लिए। डिजिटल डिवाइस ऑलमोस्ट हर एक के पास हैं, एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है। हम ये भी कहते हैं कि जो एआई है वो सिर्फ अच्छे लोग ही यूज़ नहीं कर रहे, एआई बुरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए अटैक्स आर बिकमिंग मोर एंड अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, और उनके पास सरप्राइज एलिमेंट भी है, एआई प्लस सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता। बट मुझे तो ये सब रीजंस हैं इन ये सारे अटैक्स बढ़ने का। बट मुझे फिर भी लगता है कि अवेयरनेस जो गवर्नमेंट कर रही है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग बेसिक्स पे ध्यान दें तो हम इसमें पहल कर सकते हैं इन अटैक्स को कुछ हद तक कम करने की, सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करके ही। हाँ, नहीं, हर बार हम बेसिक्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना बड़ा देश है, जितने ज़्यादा लोग हैं,
डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए ना, आप कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे टॉप 5 क्राइम्स हैं वो सारे वैसे हैं जहां सिंपल लालच दिया गया, और अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इसमें फंस जाएंगे तो बहुत अजीब सी बात है। डिजिटल अरेस्ट हो रही है, प्रधानमंत्री तक उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मेरे समझ के बाहर है कि कैसे कोई किसी को कुछ कुछ कहानियां तो ऐसी छपती कि महीने महीने भर आपने उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा और समझ नहीं आता उसके पीछे की क्या चीज़ है। अमित जी, मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्राइम हो चुका है, जहां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, शिकार जिसको बनाने की कोशिश करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी रहती है। देखिए, आप तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में कुछ तो गड़बड़ होगी, या कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि आदमी को भी लगेगा कि पता नहीं इसे मालूम है क्या, उस तरह की कोई चीज़। अभी तो हम एक ही तरफ की कहानी देखते हैं। तो ये आपका सोशल मीडिया या किस तरीके से उनको इतना सब कुछ पता लग रहा है? देखिए, जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस यदि आप गौर से देखेंगे तो किसी के 10,000 रुपए डिजिटल अरेस्ट में नहीं निकले, 20,000 नहीं निकले। डिजिटल अरेस्ट का जो मिनिमम लॉस है वो भी 4 लाख 5 लाख वाला ही। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 11-12 करोड़ तक भी डिजिटल अरेस्ट में गए। अभी कल परसों मैंने तो पिछले महीने आंकड़ा जो सुना, मुंबई के दोनों केसेस हैं जिसमें एक कहानी छपी वो 20 करोड़ का था, और उसके नीचे छपा के पिछले साल ये 27 करोड़ भी गया किसी के उससे। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी एक लेडी के 93 लाख सूझ गए। हाँ। जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि इनको पता है ना कि उसके पास 93 लाख हैं, उसके पास 15 लाख है। पहले तो ये चीज क्लियर है, क्योंकि वो एफर्ट वहां नहीं वेस्ट कर रहे हैं जहां से 10,000 मिलेगा डिजिटल अरेस्ट। दूसरा, आप गौर से नोटिस करेंगे तो डिजिटल अरेस्ट का केस शुरू कैसे होता है? एक IVR कॉल आता है, जो रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं इंटरनेट के, और उस कॉल को उसमें होता है कि आपका कोई कुरियर फंस गया है या आपका सिम कार्ड का कुछ मिसयूज हुआ है, कुछ बताते हुए, और आप 9 दबाइए और आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। अब जब कोई IVR कॉल आता है तो लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है, बिकॉज IVR कॉल ऑफिशियली किसी सिस्टम पर पैसे वैसे देखिए सेटअप किए गए। आप आसपास चेक कर लीजिए तो हर 10 में से 4 लोगों को ये IVR कॉल आ चुका है। अब चूंकि उनकी जानकारी हो गई कि फ्रॉड कॉल है तो बचे हुए, लेकिन यदि 10 में से 4 से मतलब यदि हमारे देश में 60 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं और उसमें से 40% लोगों के पास आ गया, तो 24-25 करोड़ कॉल हुई हैं, और ये कॉल बार बार आए हैं। सिर्फ ये कॉल करने के लिए जो बजट होगा वो 5 करोड़ का बजट, क्योंकि इतने कॉल गए। तो इनके पास ना पैसे की कमी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सिम कार्ड एनोनिमस मिलता है इनको, बैंक अकाउंट एनोनिमस मिलता है, मोबाइल फोन हम ब्लॉक कर रहे हैं लगातार, अभी 1 करोड़ मोबाइल फोन ब्लॉक किए, उसके बावजूद इनके पास मोबाइल फोन आ जाते हैं जो चोरी के होते हैं। तो ये चीजें इनको फैसिलिटेट करा कौन रहा है? ये कोई 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति 40 लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में कुछ लोग हैं जो सिर्फ सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन प्रोवाइड करते हैं, उनका काम ही हुआ। कुछ लोग हैं जो बैंक अकाउंट एनोनिमस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की मोडस ऑपरेंडी, कुछ लोग हैं जो IVR सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड एप्लीकेशन, लिंक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फिर ये कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, जो पैसा आता है वो पैसा 2 घंटे के अंदर देश के बाहर निकल जाता है, 2 या 3 घंटे से ज्यादा रुकता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं कि पैसा देश के बाहर जाए कैसे, ताकि जब पुलिस के पास बात पहुंचे, ट्रेस हो, तो वो पैसा वापस ही ना आ सके। अब इसमें कितने तरह के रोल आ गए, ये पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी कंपनी, और उस कंपनी के सारे रोल अलग अलग एक्सपर्टीज मांगते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि 4 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे और किसी से करोड़ों लूट लेंगे। आपने देखा होगा जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उस एप्लीकेशन में प्रॉपर दिखता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, और आप महीने भर तक, 2 महीने 4 महीने तक इस इल्यूजन में रहते हैं। तो कोई तो एप्लीकेशन मैनेज कर रहा था, क्यों नहीं आइडेंटिफाई की गई, क्यों नहीं टेक डाउन हुई? जब हम टेक डाउन कराते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती। तो ये सिस्टम को समझना होगा पहले, क्योंकि सिस्टम काम ऐसे नहीं कर रहा है कि 4 लोगों ने चाकू लिया, गए, लूट के भाग गए। वैसा सिस्टम अब ये नहीं। इस सिस्टम में हर तरह के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व, पैसा इन्वॉल्व, और उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। देश भी इन्वॉल्व। हमें खुद पता है कि अब ये चाइना, जितने लोन एप्स फ्रॉड हो रहे थे सर विपिन जी, सारे के सारे सर्वर चाइना में, और जब उनसे डेटा मांगते थे वो देते नहीं, तो उसके बाद लोन एप्स बंद कराएंगे। तो इसमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज से लेकर अभी जो ये वाले केसेस हुए थे इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें हमने देखा था, शायद NIA की एक रिपोर्ट थी, उसमें था कि US के भी लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाइना के भी। तो ये तो समझ में अब आ ही गया है कि ये देश के अंदर की बात नहीं रह गई है, अब ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए जो तरीका है वो भी इंटरनेशनल वाला ही इस्तेमाल करना। लोगों के दिमाग में तो वही जामताड़ा वाली इमेज है, जिन लोगों ने सीरीज देखी या थोड़ा बहुत देखा है, कि वो कुछ बच्चे हैं जो कहीं बैठ के इस तरह के कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत पीछे छूट गई, जो वो आवाज़ बना के आपसे कुछ आपका OTP मांग कर काम चला लेते थे। राजेश, तो इतना बड़ा जब सब कुछ सिंडिकेट जैसा चल रहा है, तो क्या हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी साइबर पुलिस
इतनी अभी पीछे है कि वो नहीं, क्योंकि छोटा मोटा है तो शायद मुझे लगता है पकड़ने में, लेकिन जब इतना बड़ा, जहां इतने लोग एक साथ एक कंपनी बना के इन्वॉल्व हैं, पूरी एक लेन है, एक लिंक है, उसको क्रैक नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे आई एम श्योर कि क्रैक किया जा सकता है। आई एम श्योर कि सरकार कर भी रही है इसमें कदम। जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात करी अभी, मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने और हमारी एजेंसीज ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है, इसके केसेस कम हुए हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट कम हो रहे हैं। सिमिलरली हमने ये भी सुना था कि डिजिटल अरेस्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको पहले इंडिया से बाहर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस में ले जाते हैं, और अभी मैंने न्यूज़ में देखा कुछ दिन पहले कि वहां से बहुत सारे लोगों को वापस इंडिया लाया गया। तो सरकार कदम उठा रही है इसको कम करने के, एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे सक्सेसफुल होंगे। बट अल्टीमेटली साइबर सिक्योरिटी मुझे लगता है कि प्रदान करना हर एक स्टेक होल्डर का काम है। सरकार इसमें एक स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका विक्टिम है, जैसे हम और आप जैसे लोग, वो भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। अगर हम थोड़े अवेयर रहेंगे और समझेंगे कि क्या बेसिक्स करके हम इससे बच सकते हैं, तो मुझे लगता है वही सबसे पहला एक कदम होगा इसको बहुत कम करने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि रुक जाएंगे, बट बहुत कम करने में बहुत बड़ा कदम होगा वो। जी, मैं इस अवेयरनेस को कुछ ऐसा देखता हूं कि देश में जैसे एक ऑटो रिवॉल्यूशन आया, जहां पर आपके पास ढेर सारी गाड़ियां आ गई ऑप्शन में, सड़कें भी अब बहुत बेहतर हो गई, लेकिन आज भी देखिए कि लोग कितना हेलमेट लगाते हैं, कितना सीट बेल्ट लगाते हैं, कितना रूल्स को फॉलो करते हैं। और बात ये नहीं कि करते ही नहीं करते, उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब उनको समझ ही नहीं है कि रूल्स बने क्यों हैं, क्यों फॉलो करना चाहिए, जान भी जा सकती है मेरी नहीं तो किसी और की। वही मुझे यहाँ महसूस होता है कि पूरा डिजिटल नेटवर्क तो हमने बहुत फैला लिया, बहुत अच्छी बात है, हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं जहाँ पर हम सिर्फ स्कैन से पेमेंट कर देते हैं, हर तरह की पेमेंट कर देते हैं और सारा सिस्टम है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा के जो मानक हैं उसमें अवेयरनेस भी बहुत बड़ी पॉइंट है आपकी, जो आपने सही कही कि एक तो है कि भाई कैसे उस सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन सबसे पहली बात तो अवेयरनेस की आती है। तो शायद उसमें भी हम चूक गए। यही बात मुझे सड़क पे महसूस होती है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, अब सड़कें भी वर्ल्ड क्लास है, गाड़ियां भी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हम जो सड़क पर चलते हैं उनके पास उस सेंस ऑफ अवेयरनेस जो होती है ना कि सड़क पर चलना भी एक जिम्मेदारी है, वो मिसिंग होती है। और उसी तरीके से ये डिजिटल में भी, कि हम सब इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पूरा मिसिंग सा हो जाता है। खैर, थोड़ा मोनोलॉग कर दिया मैंने, एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे, एक एक करके चीज़ों पे काम करेंगे, एक एक सवाल पे लेंगे कि पहला आप क्या कर सकते हैं। कुछ फिक्स पॉइंट है, वो हर बार हम उनकी बात करते हैं, लेकिन हम दोहराएंगे उनको कि आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। एंड सेकेंडली, ये घटना घट जाए तब क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है, प्रॉपर रिपोर्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है। जितना भी है अभी हमारे पास कानून या जितनी भी अभी हमारे पास हेल्पलाइन है, उनका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। वेलकम बैक। साइबर फ्रॉड का वार और डबल हुई रफ्तार, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, संसद में दिया गया जवाब बता रहा है कि देश में 2023 के मुकाबले साइबर फ्रॉड्स की संख्या डबल हो गई 2024 में, और 30,000 करोड़ रुपए की रकम लोगों की जेब से साइबर ठगी के दौरान निकल गई। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ऊपरी बानगी है, मतलब एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। आंकड़ा जाता है 1 लाख करोड़ के भी ऊपर, जितने लोगों को नुकसान हो गए हैं और जितने ठगी के केसेस हैं वो शायद 10 गुना ज़्यादा होंगे, और उसमें हर तरह का हथकंडा शामिल है। तो चलिए अब कैसे इससे बचें, कैसे इससे सुरक्षा करें। एक तो है कि हमारे यहाँ का सिस्टम कि भाई ठीक है, हमारी साइबर पुलिस हमारी क्या मदद कर सकती है, हमारी साइबर हेल्पलाइंस हमारी क्या मदद कर सकती है, कानून हमारी कितनी मदद कर सकता है, वो एक बात। लेकिन पहली सुरक्षा शुरू होती है आपके साथ, आपकी अवेयरनेस के साथ। तो अमित जी देखिए, बातें तो बहुत कॉमन सी हैं यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, कॉल्स पे भरोसा ना करें, थोड़ा जरा सोचें उसके बारे में, कोई आपको लालच दे रहा है तो समझे, कोई आपको डर दिखा रहा है तो समझें, मतलब बड़ी कॉमन सी चीज़ें लगती हैं। लेकिन क्या घटता है कि लोग इसके जाल में फंस ही जाते हैं, चाहते ना चाहते हुए। देखिए, जीरो ट्रस्ट मॉडल जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी कॉल पर, किसी भी ऑनलाइन एंटिटी पर सीधे भरोसा ना करें जब तक आप वेरीफाई ना कर लें कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, यहाँ से जज बोल रहा हूँ या आपको ई कॉमर्स कंपनी से बोल रहा हूँ। दूसरा, कुछ आदतें अपनानी होंगी जो जेनरिक ट्रेडिशन के आगे। मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, मूवी आर्बर करके।
प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी। आपको इसमें 6 फीचर मिल जाएंगे जो आपको डेली रूटीन में आजमाने पड़ेंगे ही। सबसे पहले क्यूआर कोड स्कैनर, लिंक स्कैनर, ऐप स्कैनर, वाईफाई स्कैनर एंड ओटीपी सिक्योरिटी। जितने लूट हो रही है अभी साइबर में वो इन्हीं 5-6 तरीकों से हो रही है। अब क्या होता है, क्यूआर कोड आप कई पर्पज से यूज करते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर, होटल में मेनू कार्ड से लेकर, टिकट से लेकर, बोर्डिंग पास से लेकर, पेमेंट से लेकर, वाईफाई तक क्यूआर कोड स्कैन कर लिया। आपको कैसे पता कि वो क्यूआर कोड सेफ? तो आपने हमेशा मूवी आर्मर से पहले उसको स्कैन कर लेना है। वो बता देगा ये सेफ है, अनसेफ है, या आपका डेटा चुराने, आपका पैसा चुराने, आपके फोन में कुछ इंस्टॉल करने तो नहीं आया। इसी तरह से लिंक स्कैन की आदत डालें। जैसे कोई लिंक आ गया, किसी ने कहा इज दिस यू इन दिस वीडियो, और आपने लिंक क्लिक कर लिया और आपका पासवर्ड चला गया, बैंक अकाउंट डिटेल चले गए। या इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। या आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे दिलजीत दोसांझ के शो का टिकट चाहिए, जो लिंक आया उस पर पेमेंट कर दिया, फिर कह रहा मैं टूट गया। आपको कैसे पता है लिंक ऑथेंटिक? आपने होटल बुक करना था, आपने सर्च किया गूगल पे, जो लिंक आया ट्रस्ट कर दिया। तो लिंक चाहे वो एसएमएस पे आया हो कि आपका आरटीओ का चलान हो, चाहे आप गूगल से सर्च करते हो, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें, उस पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ना करें। सबसे पहले मूवी आर्मर ऐप में जाएं, वो लिंक डालें, स्कैन करें, वो इसको क्लियर करके बता देगा कि ये सेफ है, अनसेफ है, डेटा चुरा तो नहीं रहा है, पैसा तो नहीं चुरा रहा है, या कुछ इंस्टॉल तो नहीं। तीसरा होता है ऐप, जिसकी वजह से लोग लुटते हैं। अब अपना फोन बच्चे को दे दिए, या घर में और भी लोग हैं और 5 सेकंड में उन्होंने 10 ऐप इंस्टॉल कर डाली। अब उसमें से कई सारी ऐप आपका सेंसिटिव डेटा उड़ा लेती है, जिसमें बैंकिंग डिटेल्स भी होते हैं, जिसमें आपके पासवर्ड भी होते हैं, और कई बार वो पैसा ही निकाल लेते हैं कि ओटीपी जा रहा होता है सीधे सीधे। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि ऐप सेफ थी, नहीं थी, तो एक गेम था या यूटिलिटी ऐप? सो मूवी आर्मर आपके फोन की सारी ऐप को स्कैन करके बता देगा कि ये ऐप की रेटिंग क्या है। यदि वो रेड जोन में जा रही है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, रखनी नहीं है, कुछ खतरा है। क्योंकि कई सारे गेम ऐसे होते हैं सर जो चैट फैसिलिटी देते हैं बच्चों को, चाहे वो रोब्लॉक्स हो, चाहे वो पबजी हो। उसमें बच्चे क्रिमिनल से बात कर रहे हो, उनको लगता है सामने वाला तो उन्हीं की एज का होगा, पर वो तो उसमें से कई सारे लोग क्रिमिनल होते हैं। वो बच्चों को लिंक भेजते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं और उनसे कहते हैं ये इंस्टॉल कर लीजिए, वो इंस्टॉल कर लीजिए, वो कर लेते हैं। आप रोड पर अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे, लेकिन उसको आपने उसी फोन में हजारों लोगों के सामने बैठा दिया कि किसी से कुछ भी बात कर लो। उतना ही रिस्क है जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि रोड पर चलने के लिए जब हम गाइडलाइन तय करते हैं, तो मोबाइल फोन यूज के लिए भी तो गाइडलाइन तय करनी होगी। तो मूवी आर्मर आपको ये हर स्टेप पर हेल्प करेगा। इसी तरह वाईफाई है, वाईफाई आप कब चेक करते हो कि वाईफाई सेफ है, अनसेफ है? आपने कर लिया, फ्री में मिल रहा है, यूज कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपका डेटा जा रहा होगा। तो हमेशा वाईफाई यदि फ्री का या ओपन वाईफाई यूज करें तो पहले मूवी आर्मर से स्कैन कर ले, देख लें हैक तो नहीं है। यदि हैक है तो उसमें ये भी बता देता है किसने हैक किया, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो आसपास ही बैठा हुआ। ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस अब करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से हो रहा है नुकसान। जहां तहां देखो किसी ने किसी ऐप पे भरोसा कर लिया। अब आपने जो लोन ऐप थी उस पर भरोसा किया ना, आप कैसे मूवी आर्मर में स्कैन कर लेते, बताया था इसका सर्वर तो चाइना में, ये तो 2 हफ्ते पहले बनी है, ये तो फ्रॉड है। कोई लिंक आपने वेबसाइट पे भरोसा कर लिया, या आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर ली। तो ये जो डिजिटल रूटीन की डेली की चीजें हैं, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, स्कैन नहीं करेंगे, फ्रॉड। ठीक है, तो ये एक तरीका है डिजिटल हाइजीन का कि आप किसी ऐप के जरिए, किसी ऐसी सिस्टम के जरिए, और बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। और थोड़ी सी अवेयरनेस भी ज़रूर रखिए, क्यूआर कोड के साथ, लिंक के साथ, मेल के साथ, फोटोग्राफ के साथ, कुछ भी, क्योंकि तरीके तो रोज निकलेंगे। हो सकता है कि 4 चीज़ें अभी वाली जिनके हम बात कर रहे हैं वो पीछे चली जाएं, कोई 2 नई चीज़ें आ जाएं, लेकिन अगर अवेयरनेस आपके अंदर है तो वो तो आपकी अपनी है। राजेश भाई, मुझे ऐसा कई बार लगता है, और ये प्रैक्टिस में खुद भी करता हूं, कि वो सही बात है, वो कॉल अगर आईवीआर से आ रहा है तो वो बहुत ऑथेंटिक सा ही साउंड करता है, और 10 कॉल ऑथेंटिक आते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके बैंक का भी खाता है, आपके और भी चीज़ें हैं जहां से कॉल सेंटर आपको कॉल करता है। लेकिन आप उनको भी शक के दायरे में ही रखो, उनको एक भी जानकारी एक्स्ट्रा मत दो। अगर वो ऑथेंटिक है तो वो आपसे मांगेगी ही नहीं और आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। कई बार वो बोलते हैं कि वेरीफाई करने के लिए, मैं तो मना कर देता हूं साफ कि मैं कर ही नहीं सकता, नहीं बोलूंगा, आप मत करो, मैं ब्रांच पे आ जाऊंगा किसी दिन, आगे की बात वहां कर लेंगे। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि वो कभी भी ऑथेंटिक बैंक के कॉलर्स आपको कोई ऐसी चीज़ के लिए प्रेशराइज ही नहीं करते हैं, बल्कि आजकल तो उल्टा बोलने लगे कि प्लीज़ हमें ये मत बताइएगा, वो मत बताइएगा। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होता है और अपनी कोई चीज़ रिवील नहीं करनी है। क्या ये एक तरीका हो सकता है? क्या ही नुकसान हो जाएगा आपका? वो डर ही तो रहता है ना हमारे मन में कि फ़ोन आ गया, पता नहीं कौन सी, वो फोमो काम करता है आई थिंक फ़ोन के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें बेसिक 2-3 चीजें हैं। एक तो है लालच। अगर वो आपको फोन करके कुछ ऑफर दे रहे हैं तो यूजुअली हमें लालच की वजह से हम उनके ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑफर वो इस तरह बनाएं कि हमें वो बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव लगे कि ये ऑफर अगर मिस हो गया, जैसे आपने बोला फोमो, तो पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता।
अगर आपको फोन पे ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि हो सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फ्रॉड है, उस पे ना पड़े। जैसे आपने बोला, आप बैंक को विजिट कर सकते हैं। अगर बैंक को विजिट नहीं भी करना तो आपके पास उनका कॉल सेंटर का ऑथेंटिक नंबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड प्रोवाइडर का ऑथेंटिक कॉल सेंटर नंबर क्या है, क्योंकि आजकल कॉल सेंटर नंबर्स में भी बहुत स्कैम है। अगर आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं तो जो पहला नंबर आ रहा है उसको मत समझिए कि ये उन्हीं का मैं एक बात ऑथेंटिक राजेश नंबर जी है। आपसे आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर गूगल जैसी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? मान लीजिए मैं पर्टिकुलर किसी बहुत बड़ी कंपनी का कॉल सेंटर या मैं किसी बैंक का कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर सर्च करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार तो मैं भी धोखा खा गया, वो बिल्कुल वैसे ही बना हुआ आएगा, ये कुछ होगा, लेकिन पता चला ध्यान से देखा तो ये तो वो है ही नहीं। तो क्या गूगल या किसी भी सर्च इंजन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि उसकी सर्च में जो फ्रॉड चीजें हैं वो नहीं आएंगी? देखिए, लेनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है। और मतलब या फिर हमारा कानून उन्हें अकाउंटेबल बनाए कि भाई ये तो फिर इसमें तो आप भी उतने ही भागीदार हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यही सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि शायद हमारे लॉ को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मुझे मालूम है और कि बहुत सारा इसके अंदर ये सर्च इंजन्स कदम उठा रही हैं, और डेली बेसिस पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स को वो हटाती हैं, सर्च में नहीं आने देती। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए, ये एक गेम है वन अपमैनशिप की। रोज रोज वेबसाइट्स बनती हैं, रोज रोज वो अपने आप को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो ऊपर आ सकें। तो गूगल और सर्च इंजन और सरकार तो करेगी ही, और इसमें कर रही है। मैं आपकी बात मानता हूं कि एनफ नहीं है, तभी हम फ्रॉड में फंसते हैं। बट हमारे पास जितने कार्ड्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं, अगर हमारे पास भी उनका नंबर होगा, और अपने फोन में सेव कर लीजिए उस नंबर को, एक बार पता लगा के कि यही नंबर है, और उसी से फोन करिए। फिर आप बिलीव मत करिए जो आपको इंटरनेट पे दिख रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मेरे पास है। सारे अपने बैंक्स के और कार्ड्स के नंबर फोन पे सेव्ड है, मैं उन्हीं नंबरों पे ही फोन करता हूँ। मैं किसी नए नंबर पे विश्वास करता ही नहीं हूँ। जी, खैर जो भी इसका तरीका हो, एक हैवी क्रैकडाउन तो आई थिंक ज़रूरी है। ये लगभग अगर आप इसको एक डे टू डे लाइफ में इमेजिन कीजिए तो ऐसा लग रहा है कि अब गली मोहल्ले में लोग लूटने के लिए घूम रहे हैं। अभी वो दिखते नहीं है क्योंकि डिजिटली हैं, लेकिन लगभग है। तो क्या करती पुलिस? आके उनको पकड़ती, धरती, लेके जाती। अब कैसे ये सिस्टम बनेगा, इतना रोबस्ट होगा, वो देखने वाली बात होगी। अमित जी, दूसरे देशों के क्या हाल है? मतलब एक हमारे यहाँ दिक्कत तो ये भी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग अब डिजिटल पेमेंट्स का या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल बना देता है पूरे देश को। लेकिन फिर भी जो दूसरे देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पर ये सुविधाएँ हैं, या अन्य कोई देश, लैटिन अमेरिकन देश हैं, वहाँ क्या स्थिति? क्या वहाँ पे भी क्राइम रेट इतना ही है या वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं इतनी बड़े लेवल पे? देखिए, बिल्कुल। मैं आपको पिछले कुछ महीनों में मैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और दुबई वगैरह के देशों में गया, और हर जगह सिचुएशन यही। यूके की ऑफिशियल डेटा है यूके का कि हर दिन 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा का लॉस हो रहा है साइबर फ्रॉड, और पिछले इसका करीब 1 बिलियन से ऊपर हो गया। तो 10,000 करोड़ का नुकसान तो उनको भी हो गया। अब यूके तो इंडिया के मुकाबले में छोटा सा देश है, लिमिटेड लोग हैं, एक स्टेट से भी कम हो, तो 10,000 करोड़ को तो वो लूट रहे हैं हर साल। दूसरा, उन्होंने लॉ बनाया, जैसे हमारे यहाँ लॉ है आरबीआई की गाइडलाइन की 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। पर उसमें एक कैच है कि गलती आपकी तो बैंक कुछ नहीं पे करेगा, गलती बैंक की तो बैंक पूरा 100% पे करेगा। अभी यूके ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ बना दिया पिछले साल अक्टूबर में। उन्होंने कहा कि यदि विक्टिम ने, चाहे विक्टिम की गलती हो चाहे बैंक की गलती हो, फर्क नहीं पड़ता, यदि विक्टिम ने बैंक को बता दिया 3 दिन के अंदर, तो बैंक पूरा पैसा वापस करेगा विक्टिम को 5 दिन के। और 85,000 पाउंड, मतलब करीब 90 करोड़ रुपए तक का लिमिट कर दिया उन्होंने। 90 लाख तक का एक लिमिट कर दिया कि इतना पैसा तो बैंक को देना पड़ेगा 5 दिन के अंदर वापस, जो फ्रॉड में जाना। ये जो लॉ बना उसके बाद सारे बैंक प्रेशर में, क्योंकि उनको लग रहा है कि कल के दिन विक्टिम ने खुद ही कुछ गड़बड़ करके पैसा इधर से उधर कर दिया और कह रहा भाई मेरा तो निकल गया, तो मुझे तो 5 दिन में देने पड़े। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चले, बाद में कुछ भी निकल के आए। लेकिन ये लॉ इसलिए बनाना पड़ा यूके गवर्नमेंट को क्योंकि बैंक पल्ला झाड़ लेते थे, कहते थे गलती आपकी, आपने ओटीपी दे दिया, आपने लिंक स्कैन कर दिया, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, आपकी गलती है तो हम तो कुछ देंगे नहीं। तो उन्होंने लॉ ही ऐसा बना दिया कि चाहे गलती किसी की हो, बैंक पे करेगा। अब बैंक को सारे टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, तो पता कर ले, वो खुद ही पैसा ट्रेस कर ले, ब्लॉक करना है, जो भी करना है बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ख्याल से जब तक ये इस तरह के लॉ नहीं आएंगे भारत में, बैंक भी सोते रहेंगे, उन्हें पता है कि हमारा तो नुकसान हो रही ना, विक्टिम का हो रहा है तो भुगतेगा।
मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बैंक के ऊपर जाएगा ना प्रेशर, तो बैंक अपने आप, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल, टेक्निकली आपका 1 रुपया कोई नहीं ले सकता इधर से। हम बैंक को पैसा रखते हैं इसलिए कि पैसा सेफ है। अब बैंक में पैसा रख के भी यदि हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं और निकल जाता है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो इसके लिए जिम्मेवारी कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से वो मिसिंग है। और जो इससे पहले आपने बात की थी, चाहे वो गूगल सर्च इंजन हो, चाहे फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो, यदि मुझे एक फेक एड के थ्रू लूटा जाता है उस पर, तो जिम्मेवारी उसको भी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं हम तो एग्रीगेटर हैं, सेफ हार्बर है। यही मानसिकता मेरे ख्याल से गलत, क्योंकि सारी जिम्मेवारियां विक्टिम को देते हो, मोडस ऑपरेंडी तो बदलती रहेगी। विक्टिम को आज ऐसे लूटा जा रहा है, कल किसी और तरीके से लूटा जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म किस लिए है? इनकम पे आया था, ऐड आया था, तभी तो मैंने ट्रस्ट किया। स्पॉन्सर्ड, उन्होंने पैसा लेके ऐड दिखाया, हाँ वो क्रिमिनल के ऐड दिखा रहा है, उसको स्पॉन्सर्ड लिंक दे रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जब तक थोड़ा सा कानून तरीके से हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे एग्रीगेटर्स को, तब तक ये चीजें और बढ़ती रहेंगी और सिर्फ विक्टिम को जवाबदेही दे देना ठीक नहीं। राइट। तो राजेश जी, अगर कोई घटना घट ही जाए दुर्भाग्यवश, तो फिर आपका क्या चेन ऑफ रिएक्शंस होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शर्माइए मत। आजकल जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है और जो डेटिंग स्कैम्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग शर्म की वजह से इनको रिपोर्ट नहीं करते। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। शर्माइए मत, सबसे पहले उसको रिपोर्ट करिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए और उसके बाद एक्शन की डिमांड करिए। अगर हम शर्माएंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ता ही जाएगा। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट तो हर एक से यही होगी कि शर्माइए मत, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप विक्टिम हैं। आप विक्टिम हैं, आप बैड एक्टर को निकलने मत दीजिए अपनी शर्म की वजह से। जी, तो शर्माना नहीं है आपको, और विक्टिमाइज मतलब लगता है वो बात है, झिझक होती है, यही बताने में बहुत झिझक हो जाती है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। लेकिन अब तो ये अमूमन हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की कहानी है कि अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ तो अटेम्प्ट तो ज़रूर हुआ। आप सबको कोई ना कोई अंदाज़ा तो होगा। जो बच गए खुशकिस्मत थे, या कभी कुछ ऐसी घटना हुई कि वो उससे आगे आपके साथ बढ़ नहीं पाए, आपको पता चला नहीं चला, और जिनके साथ हो गया उनके साथ तो दुर्भाग्य हुआ ही हुआ, और उसका पैसा आना नहीं आना ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अमित, आपका कोई टेक कि क्या और आप कर सकते हैं? तुरंत आप रिपोर्ट कर दें, आप कोई नेशनल लेवल पे जो पोर्टल है उस पर रिपोर्ट कर दें, क्योंकि मुझे लगता है जितनी रिपोर्टिंग होगी उतना जो नंबर हम जिक्र कर रहे हैं फिर वो नंबर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो शायद एक्शन भी थोड़ा क्विक होगा। देखिए, 2-3 काम तुरंत करना है, पैसा गारंटेड वापस आएगा। यदि आपने जल्दी कर लिया तो डेफिनेटली आता है। मैंने कराया लोगों, मैंने काफी करोड़ों रुपए लोगों के रिकवर कराए, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। प्रोसेस ये है कि आपको गृह मंत्रालय का जो 1930 है उस पर तुरंत कॉल करके बता देना है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, फ्रॉडलेंट हुआ है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। एक www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट भी डाल देनी है और अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कर देना है इमीडिएटली। ये 3 काम कर लीजिए। जिस अकाउंट में पैसा गया, यदि वो ब्लॉक हो गया तो फिर पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये काम होते होते बहुत लेट हो जाता है और पैसा वहां से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे में, और उसके बाद वो एनोनिमस होकर चाइना चला जाता है गिफ्ट कार्ड बन के क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, और इसलिए वो वापस आने में मुश्किल है। तो ये तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे और एक्शन हो जाएंगे तो पैसा तो आ जाएगा आपका वापस। लेकिन इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं जो ध्यान में आपके जरूर होने चाहिए। एक तो sanchar-sathi.gov.in की वेबसाइट, उसको भी रिकॉर्ड कर लें। उस पर 6 सिटीजन सर्विसेज, ये 6 सिटीजन सर्विसेज बहुत पावरफुल है। जैसे आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है, उस पर एक व्यवस्था है जहां पर सेक्शन, उस पर कंप्लेन कर दीजिए, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, भारत में कॉल आना रुक जाएगा। दूसरा, आपका फोन चोरी हो जाता है और आपको रिपोर्ट करना है, कोई थाने जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर लिंक है, उस पर डाल दीजिए IMEI वगैरह डिटेल, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जैसे नेटवर्क पे आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप फोन रिकवर कर लें। 14 लाख से ज्यादा फोन रिकवर हुए पिछले साल वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन, और काफी सारी रिपोर्ट हुई। तीसरा, आपको ये पता करना है कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो आप वहीं जाके चेक कर लें, वहां वेरीफाई करें आधार से लिंक जितने सिम कार्ड आपको लगता है कि आपने लिए थे वो रखें, बाकी आप वहीं से हटा भी सकते हैं। तो इस तरह की 6 सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं उस पर, उसका इस्तेमाल भी करें। इसमें हाँ, चकचुक करके एक सर्विसेज है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और www.cybercrime.gov.in तो है ही, तो 1930 cybercrime.gov.in और sanchar-sathi.gov.in ये रख लें, रिकॉर्ड कर लें, बहुत मदद करेंगी आपको इस तरह की सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेने के लिए और पैसा वापस आए। राइट, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही अच्छी जानकारी आज आप दोनों ने दी है कि देखिए ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। हम बार बार इस पे कार्यक्रम करते हैं, बार बार अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी जगह छपता है, सरकार की भी कोशिश होती है, RBI अपने एड्स चलाता है, लेकिन फिर भी घटनाएं तो घट रही हैं। लेकिन जब तक
प्रभावी कानून बने, जब तक प्रभावी वर्कफोर्स बने उसे रोकने के लिए, पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस तो आप स्वयं हैं। और ये सारी बातें अगर याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आप खुद तो बचेंगे ही बचेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयरनेस के साथ ऐसी सारी चीज़ों से शायद बचा पाने में कामयाब होंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। नमस्कार।